नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे 5 से 11 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ जो करंट अफेयर्स आपको हम करा रहे हैं उसमें ना केवल करंट अफेयर्स के टॉपिक कवर हो रहे हैं बल्कि आपका सब्जेक्ट भी प्लान हम लोग कर रहे हैं। मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी प्लान कर रहे हैं। प्लस नेक्स्ट वीक से इस जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मध्य प्रदेश, स्पेशली मध्य प्रदेश को हम फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कुछ एमसीक्यू सीरीज, और एमपी गवर्नमेंट की स्कीम्स, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे छोटे छोटे हम प्लान कर रहे हैं कि 30 मिनट के लगभग जो छोटे छोटे वीडियो हैं, क्योंकि लंबा देखने में शायद आप बोर होते हो तो कम देखते हो, तो वो अब शुरू करने की प्लानिंग है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए साथ में, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, यह पुरस्कार केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, श्रेणी वन, इनमें क्या करा उन्होंने, कैटेगरी में जो है वो शहरों को क्लासिफाई किया। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। श्रेणी वन यानी 10 लाख से अधिक की जनसंख्या में इंदौर प्रथम एवं जबलपुर द्वितीय स्थान पर रहा, ये भी बिल्कुल सही है। श्रेणी टू की जो कैटेगरी है उसमें देवास जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, ये गलत है, क्योंकि देवास श्रेणी 3 में रहा है। वो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे उसमें श्रेणियों को क्लासिफाई किया गया। दूसरा, इन पुरस्कारों में श्रेणी वन के प्रथम विजेता को 1.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रदान किया गया, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है क्वेश्चन, पहले तो हम उसको अलग कर लें कि हमारा जो मतलब आंसर में जो है वो क्या होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है यहाँ पर। अब क्यों गलत है, इसके लिए हमको ओरिजिनल उस अवार्ड पर जाना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 9 तारीख का एक प्रेस रिलीज है, 9 सितंबर का। इसमें आपको दिख रहा है केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार एवं आर्द्र भूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के तहत शहरों को पुरस्कृत किया। तो पहले तो उसमें आपको सबसे ऊपर, जैसे हम यहाँ पर जाएं, यहाँ तो उन्होंने क्या करा, क्लासिफाई करा शहरों को श्रेणियों के रूप में। तो जैसे श्रेणी वन, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या, तो लिखा है कि इंदौर ने 200 में से 200 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, 1.5 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया। और इसके पीछे का कारण है कि इंदौर ने पिछले साल 16 लाख से अधिक पौधे लगाए, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जो है वो उसको दर्ज किया गया। सार्वजनिक परिवहन के लिए 120 इलेक्ट्रिक बसें और 150 सीएनजी बसें उपलब्ध कराई। अब इसको पहले तो ध्यान से समझिएगा। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर वन पर, सुपर लीग में भी जो अगर कहा जाए टॉप कैटेगरीज में क्यों चुना जाता है, उसके पीछे उसकी प्रैक्टिसेस है। देखिए, भारत में अगर कुछ चीजों में अगर इंदौर की बात की जाए, पहला वाटर प्लस शहर, यानी जो वाटर प्रैक्टिसेस है हमारे यहाँ, जल संसाधन कैसे हैं, उनकी स्वच्छता कैसी है, नदियों को साफ सफाई कैसे किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे किया जा रहा है, इन सब के लिए दिया जाता है वाटर प्लस पुरस्कार। फर्स्ट वाटर प्लस शहर जो है वो भारत का इंदौर है, ये पहला हो गया। दूसरा, घरों से जो कचरा निकलता है, सबको ही मालूम होगा स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार ने चलाया, 10 साल पूरे कर चुका है। उस कचरे से हम कैसे बायो सीएनजी यानी मीथेन बेस्ड सीएनजी जो है वो बनाएं, उसका एशिया का सबसे बड़ा प्लांट इंदौर में है। और उस सीएनजी या बायोगैस का उपयोग, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, उसका उपयोग इंदौर नगर निगम अपनी बसों को चलाने में भी कर रहा है। ये भी अपने आप में अनोखा है। नगर निगम ने एक ग्रीन बॉन्ड जारी किया, जिससे वो अपने लिए एक सोलर जो है वो प्लांट लगा रहा है, जिससे आने वाले समय में नगर निगम की जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं उनको सोलर पावर्ड जो है वो किया जाएगा। तो एक काम नहीं है नगर निगम इंदौर का कि जिसके कारण आप सोचो कि उसको 200 में से 200 स्कोर मिल गए। कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें नंबर वन है वो। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो है वो याद रखना है। दूसरा, जबलपुर को 200 में से 199 अंक मिले और 1 करोड़ रुपए का, तो ये हो सकता है कि इसमें इसके पीछे कि जबलपुर ने 11 मेगावाट का अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है यहाँ पर। देखो क्यों मिला ये भी देखें। कई बार हम क्या दिमाग लगाते हैं कि यार शहर की हवा बड़ी खराब है, फिर इसको जो है वो नंबर वन पर क्यों। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर इंदौर में तो इतना ज्यादा ट्रैफिक है, फिर वो ये पुरस्कार पे नंबर वन कैसे आ गए। तो मैंने कहा यार, भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की बात नहीं हो रही है।
यहाँ पर है कि आपने प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास क्या किए। यहाँ पर वो प्रदूषण का लेवल नहीं नाप रहा है कि आपका PM 2.5 कितना है, या अगर कहा जाए कि प्रदूषण के स्तरों को जांच रहे, नहीं, आपने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए। जैसे लिखा ना कि जबलपुर ने कदम उठाए कि 11 मेगावाट का अवशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया, ये यूनिक क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर दूसरी कैटेगरी आती है 3 लाख से 10 लाख की। इस कैटेगरी में जो टॉप जो अगर कहा जाए उसमें हमारा कोई भी जिला नहीं है। हाँ, जैसे आप खुद देखिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप याद करिए मियावाकी जो तकनीक जो जापान में है, कि आप पॉकेट फॉरेस्ट, इसको एग्जैक्टली पॉकेट फॉरेस्ट कहता है, अपने पास बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो अपन सोचें शहर के बीचों बीच को एक छोटा सा एरिया है, 2 एकड़ 4 एकड़ का एरिया, उसी में अपन पेड़ लगा दें, प्लांटेशन कर दें, उसको मियावाकी वन विकसित करना बोलते हैं। मियावाकी एग्जैक्टली एक पॉकेट फॉरेस्ट के संदर्भ में पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति है। ये जितने भी पोस्ट आपको दिख रहे हैं ये सब मियावाकी के हैं जहां पर। तो यहां अपने को दिखा कि इसके मामले में ठीक है। फिर श्रेणी 3 जो 3 लाख से कम आबादी, उसमें देवास 200 में से 193 अंक प्राप्त किए यहाँ पर। और देवास में उद्योगों में स्वच्छ ईंधन को प्रेरित किया। स्वच्छ ईंधन मतलब ग्रीन एनर्जी फ्यूल, जैसे हम कहें रिन्यूएबल एनर्जी का वो लोग यूज कर रहे हो, या वो मीथेन का यूज कर रहे हो, जो भी है इस तरह के। तो हमें ये दिख रहा है कि तीनों कैटेगरी में से श्रेणी 1 में तो टॉप 2 में हमारे ही शहर है मध्य प्रदेश के। और श्रेणी 3 के अंदर जो है अगर कहा जाए नंबर 1 पर 193 अंक के साथ जो है वो देवास है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि ओवरऑल शहरों में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी इसमें 6वें स्थान पर है। ये भी आप याद रखिएगा, वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। अगर जैसे कोई पूछ ले कि भाई भोपाल कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है बड़े शहरों में 10 लाख वाली जो श्रेणी है उसमें, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने 3 ही दे दिए, अगर हम पूरी लिस्ट देखेंगे तो हमको वो मिल जाएगा। ये एक इसमें जो है वो अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा एक और जो यूनिक चीज है जिसका एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया, पहले वो क्वेश्चन दिखा दूं फिर वो उससे जो है वो बनेगा। तो टेक्निकली आपको ये, जैसे ये तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रेस रिलीज है, MP गवर्नमेंट ने डाला है, वो तो ठीक ही है यहाँ पर। दूसरे नंबर पे अगर हम यहाँ पर एक प्रश्न को और ले लें, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर को वेटलैंड सिटी का सम्मान प्रदान किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सॉरी ग्वालियर, तवा, नर्मदापुरम। एक्चुअली ये सब वेटलैंड वाली जगह है जहाँ पर आर्द्र भूमि है। जैसे भोपाल जो है वो आपको मालूम होगा कि अपने बड़े तालाब के लिए प्रसिद्ध है, राजा भोज वेटलैंड ही है। तो इंदौर को इसमें जो है वो दर्जा मिला। ये इंदौर बना देश का पहला वेटलैंड एक्रीडिएट शहर। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। और जब ये अवार्ड दिए गए तो इसमें ऊपर इस बात को लिखा भी गया है कि आर्द्र भूमि शहर की मान्यता इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। तो ये 2 शहर हैं, तो इसमें इंदौर का नाम जो है वो आ गया, पहला इंदौर है। तो हो सकता है कि प्रश्नकर्ता आपसे ये प्रश्न पूछ ले, या हो सकता है कि प्रश्न को घुमाकर पूछ ले, वो उसके ऊपर है कि वो किस तरह से प्रश्न को पूछेगा। इसमें एक और चीज, यहाँ पर एक दैनिक भास्कर का छोटा सा प्रेस रिलीज और दिखाता हूं आपको। अब अगर अपन इस दैनिक भास्कर के प्रेस रिलीज को देखें तो क्या लिखा है, साफ हवा में इंदौर देश में नंबर 1, भोपाल छठवा। तो भोपाल छठवा मतलब ये बड़े शहरों की बात है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। तो केवल और केवल प्रदूषण, ये जैसे दिख रहा है कि ये प्रदूषण है, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इस तरह की न्यूज को पढ़ के लगता है कि प्रदूषण के आधार पर ही पैरामीटर से, नहीं, इसमें जो प्रैक्टिसेस हमने अपनाई हैं अपने शहर को स्वच्छ कर रखने के लिए, उनमें बहुत ज्यादा महत्व जो है उनको दिया जाता है कि आपने वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या जो है वो कदम उठाए। उन कदम के आधार पर हम इसको जो है वो देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का दबदबा बड़े शहरों में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले में इंदौर, जबलपुर, सूरत, भोपाल यानी नंबर 1, 2 और 6 पर है यहाँ पर। फिर उसके बाद मध्यम शहरों में यहाँ पर हमको कुछ नहीं मिल रहा, छोटे शहरों में 3 लाख से कम में देवास का नाम आ रहा है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है वो इमेज कर सकते हैं कि कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर अगला है, अब देखो नेपाल में जो अभी हुई जैन जनरेशन जेड और ये सब जो है वो क्रांति, और जनरेशन G क्रांति, ये सब जितनी भी क्रांतियां हैं, एग्जाम वाले के लिए इसकी महत्वता बहुत कम है। ठीक है, कि वो किस तरह की जो है वो क्रांति हुई नेपाल के अंदर, वो आप कहीं ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे तो आपको जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर हम सिंपल जैसे आर्टिकल्स को पढ़ें तो राजशाही के बाद जो है वो नेपाल में तख्ता पलट, जनरेशन जेड की क्रांति, ठीक है, वो ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है, बट एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी कोई क्वेश्चन इसमें से बनेगा।
तो आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं कि नेपाल में किस जनरेशन ने क्रांति करी, तो जनरेशन जेड की क्रांति है नेपाल के अंदर, ये एक ठीक है बात। बट टेक्निकली अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस क्रांति से हमको क्या क्या चीजें हो रही हैं। पहला तो देखें कि जब क्रांति हुई तो सबसे पहला प्रश्न आया कि हम हमारी बॉर्डर को कैसे सिक्योर करें। तो पहला प्रश्न तो ये आ गया कि नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ हमारी कोई भी सीमा साझा नहीं होती। ठीक है, हम 1751 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के साथ शेयर होती है। यानी इनमें से किसी भी राज्य से होते हुए हम नेपाल में प्रवेश कर सकते हैं। हम सिक्किम होते हुए जा सकते हैं, वेस्ट बंगाल से जा सकते हैं, बिहार से, उत्तराखंड से, या उत्तर प्रदेश से। जैसे अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो गोंडा होते हुए चले जाओ आप, है ना। तो ये एक बुनियादी बात है। दूसरा जो अगर कहा जाए प्रश्न है, यानी मैंने जो प्रश्न बनाए उसको समझने की कोशिश करी कि देखिए करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं। नेपाल में क्रांति कब हुई, जनरेशन जेड, जेड की क्रांति का संबंध किस देश से है, ये आप लोग पढ़ रहे हैं। और आपने इंटरनेट पे बहुत इसको जो है वो पढ़ा भी हुआ है। प्रश्न है कि इससे स्टैटिक क्या बन सकता है। जैसे प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद संगोली की संधि किस वर्ष, देखो जब भारत पे अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ तो उन्होंने नेपाल को एक्वायर करने की कोशिश करी। 1814 में शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर, जो 1816 तक चलता रहा। और फाइनली 1816 में एक ट्रीटी ऑफ संगोली से ये वॉर जो है वो समाप्त हो गई। इस ट्रीटी के बाद ही आपको मालूम होगा कि गोरखा रेजिमेंट्स या गोरखाओं को भारतीय सेना के साथ या उस समय की ब्रिटिश आर्मी के साथ जोड़ा गया। आज भी गोरखा रेजिमेंट आपको जो है वो फेमस है, नाम पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो इस तरह से हमारे लिए तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा नेपाल वॉर कब हुआ, 1814 टू 16, 1815 टू 16 ऐसे, या ट्रीटी ऑफ संगोली का संबंध किससे है। क्योंकि वही एग्जाम वाले के लिए, हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर कि राजशाही आंदोलन के 6 माह बाद ज्ञानेंद्र फिर सक्रिय। ये आप न्यूज के लिए पढ़ोगे तो ठीक ठाक है। यहाँ पर वहां पर ये तो स्टोरी जो दिख ही रही है, उसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो उस नजरिए से प्रश्न कुछ बन सकता हो तो बन सकता हो। अगला है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं। पहले तो देखिए दो चीजें आपको पता होना चाहिए कि वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहले, क्योंकि वो प्रश्न करता है, ऐसे कई बार प्रश्न करता है कि वो कौन से हैं, 9वें, 10वें, 12वें, 14वें। मुझे याद है कि अगर आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि एमपीपीएससी में पेपर में क्वेश्चन आया था कि शंकर दयाल शर्मा भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से थे। तो वो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछ लिया कि कौन से राष्ट्रपति थे, क्या करोगे आप। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, चूंकि अभी वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं, इसीलिए वो किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे, झारखंड, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र। तो वो बिहार राज्य के राज्यपाल नहीं थे, लेकिन वो झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जो है वो राज्यपाल के पद पे रहे। अगर आप सबसे लास्ट में वो जब मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले तक की स्थिति में वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। तो अगर हम सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र गवर्नर, या यहाँ पर सिंपल, यहाँ एक सिंपल टाइप कर लें हम लोग, महाराष्ट्र गवर्नर, यहाँ महाराष्ट्र की जगह राष्ट्र हो गया, एक सेकेंड। यहाँ, तो अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र के गवर्नर, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हो। तो अभी तो महाराष्ट्र के गवर्नर अभी नहीं है, हम जो है वो फॉर्मर, क्योंकि अब हमको जो है वो चूंकि प्रीवियस गवर्नर्स के ऊपर जाना है। तो प्रीवियस आपको दिख रहा है कि 11/9 यानी 11 सितंबर तक तो सीपी राधाकृष्णन ही गवर्नर थे। तो अगर हम सीपी राधाकृष्णन के बारे में यहाँ से पढ़ें तो हमें यहाँ से भी जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि वो कहाँ कहाँ रहे। तो वो एमपी भी रहे, लेकिन वो प्रश्नकर्ता क्या पूछेगा, तो ये यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑन द Feb 18 2023, डेट याद नहीं रखना, सीपी राधाकृष्णन वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, यहाँ पर विद इन द फर्स्ट 4 मंथ ट्रेवल टू द 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ये हमारे लिए काम कर, ही ऑल्सो एडिशनल चार्ज इन द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड द, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जो है वो पौंडीचेरी, इनका जो है वो इनके पास भी चार्ज था। इसके अलावा जो है वो सिंस टेकिंग द चार्ज ऑफ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, राधा कृष्ण वॉज ट्रेवल्ड अक्रॉस, बाकी तो हमारे लिए कोई काम का है नहीं, ये तो उनकी जर्नी के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए ये साफ है।
तो 12 तारीख को श्री राधा कृष्णन टुक ओथ टू अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए 12 सितंबर 2025। तो यहां पर हमारे पास ये बात साफ निकल कर आ गई कि अब वो 12 तारीख से भारत के जो है वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। लेकिन उसके पहले वो कुछ राज्यों के गवर्नर रहे, जिन राज्यों के बारे में हमने बात करी, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश में भी गवर्नरों के बारे में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और इसमें भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। कुछ ज्यादा जो है वो अगर कहा जाए कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आपसे जो है वो नहीं पूछेगा। तो ये भी एक प्रश्न है। बाकी तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। तो वहां से जो लोग पहली बार मंच पर हैं इस मतलब हमारे साथ यूट्यूब के, तो वो पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो देखकर अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य को बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? मध्य प्रदेश। ये वन लाइन का है। मध्य प्रदेश को मिला बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड। ठीक है, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रदान किया अवार्ड। इंडिया ट्रेवल्स अवार्ड 2025, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड हुआ सम्मानित। ये वन लाइन का है। इसको अगर हम नहीं भी याद करेंगे, यानी इस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना 1-2% रहती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस तरह के प्रश्नों के आने की संभावना 0%। ये कहने कहा ही नहीं जा सकता। 1 या 2% है, या इसको बहुत हेल्दी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते। कि पर्यटन के क्षेत्र में विशेष पहचान स्थापित करता भारत का हृदय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मिला बेस्ट जो है वो स्टेट टूरिज्म बोर्ड अवार्ड। यहाँ पर ये एक कहानी हो गई। फिर अगला है, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कैसे चुना गया है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, इसमें चार आदमी जो लोग हैं, चार में से तीन का संबंध क्रिकेट से, जैसे संजय जगदाले, उनका संबंध क्रिकेट से है। चंद्रकांत पंडित, उनका संबंध क्रिकेट से है। आपका ईश्वर पांडे, उनका संबंध क्रिकेट से है। महा आर्यमन सिंधिया का सीधा संबंध क्रिकेट से नहीं। मतलब आप सोचोगे वो जाने माने क्रिकेटर हो तो नहीं, लेकिन हालांकि इस तरह की जो एसोसिएशन होती हैं या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें जो भी व्यक्ति इन पदों पर बैठता है, मोस्टली जो किसी पॉलिटिशियन को ही, या किसी राजनेता को, या किसी राजनीतिक रसूख से जुड़े हुए व्यक्ति को हम जो है वो इस तरह के पदों पर बैठाते हैं। तो जैसे महाआर्यमन जो है वो सिंधिया, अभी आपको मालूम होगा कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं, उनके जो है वो बेटे हैं। तो इनके पिता भी, जो और उनके पिता भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो है वो अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये दिखा है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के 68 वर्ष के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद महाआर्यन सिंधिया ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। ये रोजगार निर्माण में एक आर्टिकल आया था, उसका क्लिप है यहाँ पर। तो उसमें हमने उसी का क्लिप जो है वो आपको दिखाया। तो इस तरह से ये एक मतलब एक सिंपल, जैसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो वहां पर एक लिंक करके क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि देखो, दो कारण से पूछ सकता है। कोई प्रश्न के आने की संभावना दो तीन कारण से। पहला कारण तो यह है कि भाई वो क्यों चर्चित हो गया। दिख रहा है कि यार बहुत ज्यादा यंग है, मतलब 29 साल की उम्र में इस पोस्ट पर अगर कोई व्यक्ति पहुंच गया, तो न्यूज में आ गया, लाइमलाइट हो गया कि अरे यार ये व्यक्ति जो अगर कहा जाए, देखो अभी 28-29 साल ही है और इस पद पर पहुंच गया। तब ये प्रश्न जो है वो आज ज्यादा आने की संभावना जो है वो रहती है। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। बाकी और कुछ जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इंदौर से ऑपरेट होता है। ये आप याद रखिएगा। इसको बीसीसीआई ने एफिलिएशन दे रखा है। और मध्य प्रदेश के गठन से पहले, यानी 1956 में ही टेक्निकली जो अगर कहा जाए सही तरीके से स्थापित हो चुका है या काम कर रहा है। उसके पहले का भी इसका इतिहास, जब होलकर क्रिकेट, यानी इसके इतिहास का जो शुरुआती फेस है वो तो होलकर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा। और मध्य प्रदेश के कई जाने माने खिलाड़ी इस क्रिकेट जो अगर कहा जाए एसोसिएशन के साथ जो है वो जुड़े रह चुके हैं, जिनमें से कम आप तीन के नाम जरूर याद रखिए। फर्स्ट, नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी का नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जो अगर कहा जाए क्रिकेट खिलाड़ी होंगे जिनके नाम से, मतलब ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आप सोच नहीं सकते। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, उसका एक क्लिप भी है, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो रीड करके दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वो समझ पड़ जाएगी। और दूसरा जो है वो अगर कहा जाए, अभी लास्ट में होगा तो दिखा दूंगा मैं। दूसरा, आपको सी के नायडू का नाम याद रखना है। मुश्ताक अली का नाम याद रखना, और एक नाम याद रखना है आपको, नमन ओझा का। ये सब जो है वो उससे जुड़े हुए हैं। बाकी तो जो है वो अभी हाल फिलहाल में जैसे ईश्वर पांडे और अन्य, तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं।
अगला क्वेश्चन केवल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम की तैयारी करें। बाकी जगह ये क्वेश्चन का कोई वेटेज नहीं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो रंजीत पुनिहानी को। बाकी हमें कोई और इसमें लेना देना नहीं। ये केवल एक वन लाइन में उन बच्चों के लिए काम का है जो एमपीपीएससी एफएसओ का एग्जाम तैयार कर रहे हैं। उन बच्चों को ये सेकंड पेपर में नहीं आएगा, ये फर्स्ट पेपर। देखिए एक चीज याद रखिए, जो आपका पेपर का नेचर होता है वो आपके फर्स्ट पेपर को भी तय करता है। सपोज मान के चलिए, आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि आप किसी इंजीनियरिंग एग्जाम का पेपर दे रहे हैं और फर्स्ट पेपर में कंप्यूटर आएगा, तो वो कंप्यूटर का लेवल उस लेवल का हो, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप मान के चलिए, जैसे सपोज थोड़ी देर के लिए कि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम दे रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए, तो करंट अफेयर्स में यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ एफएसओ के एग्जाम में करंट अफेयर्स में आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पंच कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य। नीचे आप देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश के जनसंपर्क का प्रेस रिलीज। मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य। इलेक्ट्रिक वाहन संवर्धन बोर्ड का होगा गठन। ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन भविष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर ये आर्टिकल अभी हमारे पूरा काम का। हाँ, लेकिन ये आर्टिकल हमारे इस नजरिए से काम का है कि मध्य प्रदेश में कई नई पॉलिसीज बनाई गई हैं। जैसे अभी हाल ही में 2025 में आपने देखा होगा, नवकरणीय ऊर्जा नीति हमने बना दी। यानी अब हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। उसी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट होने की दिशा में ये मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति है। इस इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत आप चाहे 4 पहिया वाहन खरीदें मध्य प्रदेश में, 3 पहिया खरीदें या 2 पहिया वाहन खरीदें, इलेक्ट्रिक जो अगर कहा जाए वाहन, हाइब्रिड के लिए नहीं है, तो आपको रोड पंजीकरण में पूरी 100% की छूट है, ये ध्यान है। लेकिन कोई हाइब्रिड बिल्ड हाइब्रिड वाहन नहीं होना चाहिए, यानी आधा पेट्रोल डीजल पे चले और आधा बैटरी पे चले, नहीं। 100% अगर व्हीकल आपका है तो आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ रोड टैक्स उसके लिए नहीं लगता। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, कम से कम आपका इस बहाने एक लाइन आपको याद भी रहे यहाँ। बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। इसमें एक क्वेश्चन तो ये भी है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा कब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई गई। देखो पुरानी तो नहीं पूछेगा कभी, है ना, तो 2025। तभी सबसे लेटेस्ट जो है वो 2025 की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिख रही है आपको। पूरी पॉलिसी मुझे नहीं लगता है कि कोई काम की। हाँ, आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको कम से कम थोड़ी सी जो अगर कहा जाए बुनियादी चीजें जो है वो पता होना चाहिए। और उस पॉलिसी के अंदर कि भाई हम कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा, उस मतलब अगर कहा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे या हमने क्या कदम उठाए, उस बात को जो है वो इस पॉलिसी के अंदर जो है वो जगह दी गई। तो इतनी बड़ी पॉलिसी तो अभी हमारे लिए ये सब तो जो है वो आउटलाइन वगैरह हमारे काम करें। हम उसके ऑब्जेक्ट और की इश्यूज को देखें कि कैसे जो है अगर कहा जाए कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो है वो काम करेंगे। तो पहला तो इसके अंदर जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, तो कैसे हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, कैसे जो अगर कहा जाए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हर एक आदमी तक जो है वो उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर ये सब इसके जो है वो उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स में डाल रखे हैं। आप मन से भी ऑब्जेक्टिव को, क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो है अगर कहा जाए आप मन से भी कर सकते हो। बहुत ज्यादा अंदर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सोचोगे एक एक पॉइंट को मैं जो है वो जो है रटूं या पढ़ के जाऊं। कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं। हाँ, टेक्निकली अगर कहा जाए कि आपको जैसे लिखा है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर और फुल 4 व्हीलर, ये जितनी भी जो अगर कहा जाए कि मतलब अगर कहा जाए कि ये व्हीकल्स हैं, इन व्हीकल्स में जैसे आपको लिखा हुआ है कि अचीविंग 80% ऑफ ऑल न्यू रजिस्ट्रेशन बाय द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, वो जो है वो ये कह रहे हैं। हमारे लिए जो है वो कोई ये काम का नहीं है। हमारे लिए कि आप जो है वो उसमें बेनिफिट्स क्या दे रहे हो, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम बेनिफिट दे रहे हैं कि भैया आपको 100% रोड टैक्स में जो है वो छूट देंगे, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो। अब ध्यान से समझिएगा, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाते समय हो सकता है कि हर व्यक्ति के लिए इस करंट अफेयर्स का कोई हिस्सा काम करो। अभी आपको मालूम होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम निकला। आप ये मान के चलिए कि उससे ये क्वेश्चन लिंक होगा और आएगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई है। जैसे लिखा ना मोटर व्हीकल एक्ट 1985,
नेशनल बिल्डिंग कोड 2005, ये सब चीजें देखो आप, जितने भी हैं उसमें मोटर व्हीकल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है उसमें डली। तो अभी थोड़ा सा रफली आपके दिमाग में, आपने ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन कम से कम जो है वो आपको ये समझ पड़ गया कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी लाई है 2025 में। उद्देश्य ये है कि हम जो है, अगर कहा जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो प्रमोट करना चाह रहे हैं, आगे लाना चाह रहे हैं। 100% मोटर मोटर व्हीकल टैक्स एग्जम्पशन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्री एग्जम्पशन फॉर द व्हीलर ऑफ एक्स फैक्ट्री कॉस्ट एनआरए 20 लाख रुपए टिल फर्स्ट ईयर ऑफ द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। इतने तक की के खरीदोगे, 20 लाख के ऊपर की क्या गाड़ी खरीदोगे, और उसके ऊपर की खरीदोगे तो फिर कुछ बचती ही नहीं बात यहाँ पर। तो ये एक बेसिक सी बात है। ऐसे ही आपको अब रफली क्या हुआ ना, इतना पड़ा आपके दिमाग में आ गया कि यार, मन से भी मैं 4 लाइन लिख सकता हूँ उस पॉलिसी के ऊपर, बहुत अंदर नहीं जा सकता, पर मन से 4 लाइन तो लिख सकता हूँ कि हाँ यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नाम की कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है। नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, पहले भी थी, पहले भी यही सब था उस पुरानी पॉलिसी में भी। फिर अगला 1 लाइन का, ये कॉमन है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि सेबेस्टियन लोकार्नो को किस देश का प्रधानमंत्री। देखो, किसी भी देश में लगातार अगर जल्दी जल्दी प्राइम मिनिस्टर चेंज हो, तब इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जल्दी जल्दी। जैसे फ्रांस, तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार देर रात देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो को नियुक्त किया। 39 ईयर के लोकार्नो फ्रांस के इतिहास में सबसे कम उम्र के रक्षा मंत्री रहे हैं। सोमवार को डेस 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 जो अगर कहा जाए, फ्रांसवा बरुआ को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस तरह से हमको ये बात समझ पड़ी, और भी कई देशों में यहाँ पर हमने लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, अभी नेपाल के अंदर जो अंतरिम सरकार है उसमें सुशीला कार्की, वो हम नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में देखेंगे। वहां पर 1 लाइन में आप जो है वो इसको याद रख सकते। जिन जिन देशों में, जैसे प्रधानमंत्री जी अगर कोई ट्वीट करते हैं तो कभी कोई 1% आ जाता है क्वेश्चन, जैसे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है? जैसे लिखा हुआ है नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टार, ये आ सकता है, पर बहुत ज्यादा संभावना नहीं बढ़ती। उसका पीछे का कारण है, कुछ यूनिक नहीं। कुछ यूनिक होता है कि वो पहले होते, पहले महिला होते, सबसे कम उम्र के होते, तब कुछ शायद हम उसके ऊपर बात करते। बाकी हम जो है वो इसके ऊपर ज्यादा अंदर ना जाए तो अच्छा है। सितंबर 2025 में किस राज्य को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 2011 में जो हमारी जनगणना हुई, सेंसस, उसमें साक्षरता उसके हिसाब से देखें तो भारत का पहला यानी पूर्ण साक्षर राज्य जो था वो केरला था, उसके हिसाब से। उसमें ये कहा गया था, यानी 2011 की जनगणना में, कि यदि कोई राज्य के अंदर या कोई व्यक्ति, अभी राज्य को छोड़ दे, कोई व्यक्ति जो लिखना, पढ़ना और उसे समझना जानता हो, रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, तो उसे हम लिटरेट कहेंगे, तो उसे साक्षर कहा जाएगा। यानी साक्षर की डेफिनेशन ये हो गई कि कोई भी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो लिखना, पढ़ना और उसे समझना, रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग, अगर कर पा रहा है तो वो लिटरेट है या साक्षर है। वो कहानी 2011 की एक तरफ चली गई। अब 2000, अब वो समय तो निकल गया, रीड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग वाला। 2020 में जब हमने नई शिक्षा नीति अपनाई, तो हमने जीवन पर्यंत शिक्षा की बात करी। जीवन पर्यंत, हमको लगता है कि जीवन पर्यंत हम सीख सकते हैं। उसके अंदर ये साफ है, आप कभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखोगे, उस जीवन पर्यंत सीखने की कला के लिए भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करा, जो अगर कहा जाए, उल्लास प्रोग्राम। ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उल्लास। उल्लास जो है उसका उद्देश्य, तो उल्लास मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास, या इंग्लिश में कहें तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर। इसमें ये जो वर्ड लिखा है, ये आप याद रखना, ये सबके लिए नहीं है। कि जैसे जैसे उल्लास प्रोग्राम में 10 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल का बच्चा आ जाएगा दायरे में, तो नहीं आएगा। इसमें आएगा 15, ठीक है, वर्ष, और उससे ऊपर का जिसकी पढ़ाई छूट गई। तो ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर इट एम टू एम्पावर एडल्ट एज 15 एंड अबव फ्रॉम द ऑल बैकग्राउंड हु मिस्ड फॉर्मल स्कूलिंग, हेल्पिंग टू इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, कंट्रीब्यूट द नेशनल ग्रोथ। इससे जोड़ना है। इस पे सब राज्यों को कहा कि भाई अब काम करो,
सब राज्यों ने उल्लास के तहत, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इन सब लोगों ने इससे अपने आप को जैसे कहा कि साक्षर करने की कोशिश करी। जब ये प्रोग्राम खड़ा हुआ उल्लास, तो इसके तहत राज्यों की साक्षरता में नया बदलाव आया। अब हमारे पास नए आंकड़े आ गए साक्षरता के। इसके तहत भारत में जो राज्य साक्षर हो रहे, उस क्रम में अगर कहा जाए, उल्लास कार्यक्रम के तहत ये चौथा राज्य है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इसके पहले मिजोरम पहला था, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। परसेंट मत देखना, जो सबसे पहले अचीव कर गया 95% से अधिक, उसको नंबर 1 रखेंगे। उसके बाद जो जो क्रम में आते हैं, आज अगर मान के चलो मध्य प्रदेश 100% ले आएगा तो भी पहले नंबर पे नहीं आएगा, आएगा 5वें नंबर पे अगर आ गया तो दिख रहा है कि इससे पहले मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख को पूर्ण साक्षर। तो प्रश्नकर्ता आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो शायद लद्दाख। अगर पढ़ा ना हो तो दिमाग में लद्दाख नहीं जाएगा। शायद आप जो अगर कहा जाए पांडिचेरी चले जाओ, शायद जो अगर कहा जाए कि आप दिल्ली चले जाओ, क्योंकि वहां ऐसे ही लगेगा कि यही होंगे ज्यादा लिटरेट, पर लद्दाख है। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा, राज्यों में नंबर 1 पर जो था वो मिजोरम था। इस क्रम में राज्य जुड़ते जा रहे हैं। तीसरा, कि आपको दिख रहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने, तब इसमें जो है अगर कहा जाए कि भाई 15 साल में एंटर हुआ, तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसकी आयु 15 से अधिक आयु हो और वो किसी ऐसे बुनियादी जो है अगर कहा जाए कार्यक्रम में जुड़ जाए, मतलब लिखने पढ़ने वाले में, तो इसका हिस्सा उसको मान लिया जाएगा। इस हिसाब से जो जीवन पर्यंत पढ़ने की जो बात है, जीवन पर्यंत सीखने की बात है, उस दिशा में ये उल्लास। तो हो सकता है कि आपको उल्लास नाम का प्रोग्राम ही पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उल्लास क्या है। ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। या उल्लास कार्यक्रम के अंदर किस आयु वर्ग को जो है वो शामिल किया गया, ये आपसे पूछ सकता है। दोनों दोनों बातें पूछ सकता है इस तरह से। तो इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को, क्योंकि को सशक्त बनाना है ना। तो ये उस नजरिए से प्रश्न है। 3 बातें मैं बता रहा हूं। अगर मैं 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछूं भारत का पूर्ण साक्षर राज्य, तो केरल। उल्लास कार्यक्रम के तहत पूछूं तो मिजोरम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पहला डिजिटल साक्षर स्टेट पूछूं तो केरल। वो डिजिटल साक्षर भी केरल है। तो वहां एग्जाम में ये देखना जरूरी है कि प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है। अगर प्रश्नकर्ता डिजिटल साक्षर पूछ रहा है और मिजोरम लगा रहे तो गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है और वहां पर मिजोरम लगा रहे तो गड़बड़ है। और उल्लास कार्यक्रम के तहत पूछ रहा है और केरल लगा रहे तो भी गड़बड़ है। यानी उस स्थिति में भी जो है वो हम आंसर तक जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से एक अच्छा कार्यक्रम है। और इससे जो लोग एक उम्र के बाद, जैसे प्रौढ़ शिक्षा वगैरह अपन कहते हैं ना, उम्र के बाद उनको लगता है कि नहीं, हमें बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा में आना चाहिए, वो इस प्रोग्राम से अपने आप को जो है वो जोड़ सकते हैं और उसका लाभ जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पर बाकी आप खुद भी उल्लास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके फिगर्स वगैरह को जो है वो रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर अगला वन लाइन का ही है। 6 सितंबर को एंटरप्रेन्योर एआई समिट 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया। वन लाइन का है, मतलब इसमें ज्यादा नहीं जा रहा अपने को। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स मध्य प्रदेश द्वारा एंटरप्रेन्योर एआई समिट। ये लोकल क्वेश्चन है। लोकल क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, मान के चलो भी हफ्ते भर बाद कोई एग्जाम होना है, 2 महीने बाद कोई एग्जाम होना है एमपी का, उसमें क्वेश्चन आएगा। इसको स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन नहीं कहते, क्योंकि ऐसे सबमिट्स होते रहते हैं। तो ये देखो, अभी आप समझ लो, आप में से जो भी अभी ये जो ये एमपी में कांस्टेबल और इस तरह के जो एग्जाम्स निकल रहे हैं, उनमें ऐसे क्वेश्चन बहुत रोल प्ले करते हैं। वो 15 दिन 20 दिन पुराने करंट अफेयर्स पूछते हैं, क्योंकि उनको नंबर ऑफ जो अगर कहा जाए, अब बहुत सारे फेसेस में पेपर लेना होता है, बहुत सारे फेसेस में। और मैं आपको एक और अच्छी चीज बता दूं कि आप लोगों को मैं क्या बोलते हैं कि साइंस वगैरह में हेल्प कर सकता हूँ, ये कांस्टेबल का जो भी पेपर आ रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि साइंस को पर यह है कि आप देखो, आपको आप इस पे चले जाना। इसी वीडियो के नीचे मैंने साइंस पहले पढ़ाई थी एमसीक्यू में, बच्चों ने ना के बराबर देखे वो वीडियो। मैं उसके 2 वीडियो का लिंक शेयर करूंगा आपको इसी के नीचे। आप एक बार वो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर बहुत अच्छा है, चीज़ें समझ में आ रही, तो मैं कुछ साइंस के लेक्चर्स आपको करा दूंगा, ये अभी कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर, तो आपको हेल्प हो जाएगी थोड़ी। तो उस हिसाब से ये भोपाल है, ज़्यादा अंतर नहीं जाना कोई, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा।
अंदर अंदरूनी वाला भी नहीं है। हाल ही में दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति, इसके पहले वाले वीक में यानी लास्ट वीक में हमने आदि वाणी नाम के जो अगर कहा जाए ऐप की बात की थी, वो ट्रांसलेट सेशन टूल की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, डिजिटल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जनजाति कार्य मंत्री, ये क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे क्वेश्चन की डेफिनेशन में रखो। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय कलाकारों को डिजिटल शिक्षण को एक मंच प्रदान करने के लिए आदि संस्कृति के बीटा संस्करण की शुरुआत की। दिख रहा है नीचे कि जनजातीय कार्य द्वारा आज नई दिल्ली में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ हुआ। इस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ई लर्निंग के रूप में चीजें जो है वो उपलब्ध होंगी। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जनजातीय संस्कृति का जितना भी ज्ञान है वो वाचिक है, यानी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है, अगर हम किसी तरीके से उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट करने में सहायक हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एक सिंपल वे में आपको वन लाइन में समझाता हूँ कि सपोज हमने किसी डांस को केवल सुना है, ठीक है, कि ऐसा होता है, लेकिन हम उसका विजुअलाइजेशन कर लें, देख लें, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, तो वो आने वाली जनरेशन उसको देख पाएगी। किसी जनजाति के वैवाहिक कार्यक्रम को अगर हम जो है वो पिक्चराइज करके देखें कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, कैसे ये प्रैक्टिसेस करते हैं, ये सब चीजें हैं। तो बाकी और भी जो चीजें इसमें डालेंगे वो उनके ऊपर है कि किस तरह से इसको प्लान करेंगे, वो भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन ये है कि जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ, ठीक है, ये अपने लिए क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन ये एग्जैक्टली बनाना था ऊपर, आ गया थोड़ा सा खसक के नीचे। ये उपराष्ट्रपति का जो अभी मतलब अगर कहा जाए इलेक्शन हुआ, उससे लिंक करके बनाना था ऊपर उपराष्ट्रपति वाले, पर वो नीचे चला गया, तो यहीं पढ़ा देते हैं। अब क्या हुआ, उपराष्ट्रपति, देखो यूं तो उपराष्ट्रपति का पद इतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसका काम केवल इतना है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है अपने पद पर, तो उनके एब्सेंस में वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करें, और बाकी टाइम जो है वो राज्यसभा में सभापति का काम देखें। इसलिए उनको बाकी टाइम, जब वो सभा के सभापति रहते हैं, तो सैलरी अलाउंस उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। जब वो राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, उस समय तक वो जो छोटा सा एक टाइम ड्यूरेशन जितना भी रहे, उस समय उनको राष्ट्रपति के पद के रूप में जो है सैलरी अलाउंस मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। फिर भी अभी चूंकि जो अगर कहा जाए उपराष्ट्रपति का इलेक्शन काफी चर्चा में रहा, और उस इलेक्शन के चर्चा के पीछे के दो तीन कारण थे। एक कारण तो ये था कि उसमें क्रॉस वोटिंग चर्चा में आ गई, तो टेक्निकली क्रॉस वोटिंग की कोई भूमिका ही नहीं थी कि कुछ होती। फिर भी आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, देखिए, जब हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि संविधान का, आप जब 10वीं अनुसूची पढ़ोगे उसके अंदर दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। दल विदल बदल विरोधी कानून में कई सारी चीजें ऐसी डाली गई जिसमें राजनीतिक पार्टियों को भी सशक्त किया गया, और किसी पार्टी के सदस्य को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने से रोका गया, जिसको पहले के समय में आया राम गया राम राजनीति कहते थे। हरियाणा वगैरह से ये जन्मा, आया राम गया राम के। ये एग्जैक्टली जैसे वो कैसा था हमारे यहाँ पहले राजनीतिक तंत्र के, नर्मदा नदी के किनारे नहाने गए तो कहले तुम्हारा नाम क्या, नर्मदा प्रसाद। वही व्यक्ति गंगा नदी के किनारे गए कि तुम्हारा नाम क्या, तो गंगा प्रसाद। यमुना के किनारे गए तो यमुना प्रसाद, ठीक है। इससे सिद्ध है कि जो है वो अगर कहा जाए परिस्थिति को देखकर उसका लाभ उठाना। तो यहाँ पर जो पार्टी सत्ता में आने वाली उस पार्टी में छलांग लगा देना, तो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए, उसमें किया। बाद में जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने विप जारी करने की प्रक्रिया को अपनाया। विप यानी संसेचक। संचेतक का मतलब होता है संचेतक, इंग्लिश में तो विप ही आप याद रखो, बट हिंदी भी नाम आप याद रख लो तो कोई गलत नहीं है। कि भाई वो क्या करती हैं कि कोई भी इलेक्शन के समय अपनी पार्टी के मेंबर्स को ये बोलते हैं कि भाई आप क्रॉस वोटिंग नहीं करोगे, नहीं, अगर हमको पता चल गया तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो संचेतक एक ऐसी प्रक्रिया है, या व्हिप जारी करना, यानी कि अपनी पार्टी के लिए कुछ गाइडलाइन, जरूरी नहीं कि केवल वोटिंग के लिए हो, अपनी पार्टी के मेंबर्स के लिए कुछ गाइडलाइन निर्धारित करना। उन गाइडलाइंस के ऊपर पार्टी लाइन को चलना पड़ेगा, या पार्टी के मेंबर्स को चलना पड़ेगा, सर्टेन जो भी रूल्स उन्होंने बनाए। बट प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई विप जारी नहीं कर सकता। वो अंतरात्मा की आवाज है कि हमको किसको अपना वोट डालना है, वहां पर कहीं भी विप का कोई लॉजिक नहीं है। इस कारण कई बार प्रेसिडेंशियल या वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर क्रॉस वोटिंग देखी जाती है।
बाकी जगह आपको क्रॉस वोटिंग जो है वो अगर कहा जाए देखने को जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें आपको क्रॉस वोटिंग देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है ना कि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग जो अगर कहा जाए होती, क्या नहीं मिलती आपने को देखने को ज्यादा, लेकिन यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाती। तो अभी हमारे लिए जो प्रश्न है, यानी एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में या वोटिंग प्रक्रिया के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विप जारी नहीं कर सकती कि भाई तुमको फलाने को वोट डालना है, उसको जिसको डालना है वो डाले। अब प्रश्नकर्ता ने क्या पूछा है तो हम यहाँ पर समझें कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64, ये बिल्कुल सही। दूसरा, राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तियों के दौरान उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 65 में, ये हमारा गड़बड़ हो गया। उपराष्ट्रपति की पदावधि, ये अगर नहीं मतलब ये भी सही है, उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 66, और उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान आर्टिकल 69। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की एक फाइल से इन चारों को पहले तो स्टडी करें, ठीक है, फिर हम जो है वो आगे के लिए जाएं। देखो क्या केवल खाली आंसर देखने से काम नहीं चलता कि हमने उठाकर एक आंसर देख लिया और हम संतुष्ट हो गए कि क्या चीज, वो तो दिख रहा है। टेक्निकली जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में आर्टिकल 66 में प्रावधान नहीं है, यह भी आपको याद रखना है। उसके लिए जो अगर कहा जाए आर्टिकल 67 में प्रावधान है, ठीक है, अनुच्छेद 67 में प्रावधान है। लेकिन बाकी आर्टिकल्स को भी अगर हम एक बार 2 मिनट के लिए देख लें तो हमारा एक क्वेश्चन फिर से तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल दिखाता हूँ। अब देखो हमारे लिए ज्यादा आर्टिकल काम के नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम उसकी बात करेंगे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वाइस प्रेसिडेंट बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट, देखो वाइस प्रेसिडेंट में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। 64 एग्जाम में आ सकता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के जो है वो पदेन सभापति के रूप में कार्य करे और वहीं से वो वेतन ले, ये लिखा हुआ मतलब उसी के रूप में वेतन लेगा। हाँ, जब वो राष्ट्रपति के पद के रूप में काम करेगा तब वो राष्ट्रपति के पद के रूप में वेतन लेगा, ये लिखा ना कि परंतु जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है ना, और उसके वेतन और भत्तों का हकदार नहीं होगा तब। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि उपराष्ट्रपति का पद आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों गया, क्यों हमने इलेक्शन करा दिया। क्योंकि देखो प्रॉब्लम यह है कि अगर मान के चलो हमारे प्रेसिडेंट का पोस्ट अचानक खाली हो जाए, हमारे प्रेसिडेंट को कहीं जाना पड़ जाए, और भी बहुत सारे कारण है, साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। इसके कई सारे कारण हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद से हटाया जाना या अन्य कारण से रिक्ति। तो ऐसी स्थिति में क्या हम उपराष्ट्रपति के पद को लंबे समय तक खाली नहीं रख सकते यहाँ पर, या जब उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति बीमारी या अन्य किसी कारण से हो तब भी वो राष्ट्रपति के पद तो कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। उस हिसाब से आर्टिकल 65 के हिसाब से हमने जो है वो हमको एक जो है वो व्यक्ति चाहिए, तब वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। चूंकि अभी उसका इलेक्शन चर्चा में है, तो सीधी सी बात है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, तो आपको साफ दिख रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब इसमें होता क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग मेथड जो अगर कहा जाए इस्तेमाल होती है इसमें। इस मेथड के अंदर आपको क्या होता है, वरीयता के आधार पर, जैसे दो कैंडिडेट खड़े हैं तो आपको वरीयता देना पड़ेगी कि आप नंबर 1 पे किसको चुन रहे हैं, नंबर 2 पे, तीन खड़े हैं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस बार के इलेक्शन में ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने वो वरीयता दी नहीं, इसी कारण उनके वोट जो अगर कहा जाए रद्द हो गए। ये भी मतलब आप सोचिए कि वहाँ इतने बड़े संसद के अंदर सदस्य, उनको इतना समझाया जाता होगा उसके बाद भी वो नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ा उलझन भरा मुद्दा है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 66, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है राष्ट्रपति, सॉरी मैं राष्ट्रपति अगर मेरे मुंह से निकल गया हो तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की पदावधि। क्योंकि अभी उसकी पदावधि तो होना था 5 वर्ष की, लेकिन इसके पहले वाले उपराष्ट्रपति ने 5 वर्ष से पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, तो कहानी जो है वो उलझ गई। और ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट जनरली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ओथ और एफ्रीमेशन, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं शपथ और प्रतिज्ञान, के लिए शेड्यूल 3 जो है वो हमारे संविधान के अंदर है। लेकिन शेड्यूल 3 के अंदर जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर
ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और किसी भी राज्य के गवर्नर के ओथ के बारे में कोई प्रावधान नहीं, उनके लिए संविधान में सेपरेट अनुच्छेदों में प्रावधान है, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण पद है। इसीलिए उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान अभी इस बार भी इंपॉर्टेंट हो गया। देखो इस बार तो ये क्वेश्चन बन सकता है किसी ना किसी रूप में, वो डिपेंड करता है कि पेपर सेटर कैसे पूछेगा। तो वो उस नजरिए से जो है वो आप याद रख लीजिएगा, शायद कोई क्वेश्चन आपको बन जाए। फिर अगले पे आ जाते हैं कि आपको जैसे ये 15वें उपराष्ट्रपति मैंने कहा, ये वाला एक एग्जाम आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि कौन से उपराष्ट्रपति हैं, ये आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि हर जगह 15वां जो शब्द आ रहा है, ये 15वां शब्द ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 सितंबर को उन्होंने शपथ ली, तो 12 सितंबर को शपथ लेने के बाद ही वो उपराष्ट्रपति, देखो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद उपराष्ट्रपति नहीं बने, जब तक उनका शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उस तक जो अगर कहा जाए उपराष्ट्रपति नहीं बने। फिर है CAFA नेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। आपको दिख रहा होगा कि भारत ने ओमान को हराकर वन लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। CAFA नेशन जो है वो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 भारत ने तजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में कहाँ हुआ, ये आपको समझ पड़ गया यहाँ से। और ओमान को हराकर कांस्य पदक जीता, ये वन लाइन का, इससे ज्यादा हमको अंदर जो है वो जाने की जरूरत है नहीं। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। तो हॉकी एशिया कप भारत का चौथा खिताब जीवा, इवेंट में सर्वाधिक गोल। इसके पहले जो अगर कहा जाए कि एशिया कप में हमारे खिताब और भी, हम इसके पहले भी इसको जीत चुके हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो खबर कहाँ से छपी है, राजगीर से, यानी कि आपको ये तो हो गया कि ये हॉकी एशिया कप, देखो एशिया कप अभी क्रिकेट का चल रहा है वो अलग है, इसके आगे हॉकी लगाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हॉकी एशिया कप चल रहा है, मतलब सॉरी चल तो नहीं रहा, अब तो हो ही गया, बिहार के राजगीर में हुआ। और इसमें आपको दिख रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या समझ पड़ गया कि हॉकी विश्व कप कब होने वाला है, 2025, 26, 27, 28 से कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ये भारत का चौथा एशिया कप खिताब है। फाइनल में मुकाबले में सुखजीत सिंह है, और बाकी तो जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम चीजें ना पढ़ें तो भी चल जाएगा। ठीक है, बट ये है कि चूंकि भारत में हुआ है और हमने जीता है, इस नजरिए से क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये दोनों नजरिए से यहाँ पर, तो इस तरह से, तो ये दिखा होगा राजगीर भारत ने, बाकी वही खबर हमारे सामने है यहाँ। अगला भी वन लाइन का है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आप सोचो कि मैंने क्या बोला है कि प्रश्न दो तरह के जिनको समझना है, जैसे अभी मैंने कहा ना विप जारी करना, तो विप मैंने समझाया कि कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी जारी कर सकते है, वो समझने वाला है। हाल ही में चर्चा में अभिमन्यु मिश्रा का संबंध किस खेल से, शतरंज, वन लाइन का। 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा ने रचा इतिहास, वर्ल्ड चैंपियन गुगेश जो अगर कहा जाए ओमराजू को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि 16 साल की उम्र में वो शतरंज में अपना एक नाम बना पाए, तो अभिमन्यु मिश्रा हो सकता है कि आपको एक सिंपल प्रश्न में हो जाए। तो जैसे ये आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि हु इज अभिमन्यु मिश्रा, 16 ईयर ओल्ड यूएस चेस जो अगर कहा जाए, हु मैट द हिस्टोरिक विन अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन डी गोकेश। तो ये प्रश्न उस हिसाब से किसको हराया, कब हराया, कहाँ हराया, मुझे नहीं लगता कि प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बट प्रश्नकर्ता ये पूछ सकता है कि अभिमन्यु मिश्रा का संबंध किस खेल से है। ये प्रश्न जो है वो आपसे पंच कर सकता है। अगला है, हाल ही में देश का पहला वेस्ट टू वंडर पार्क किस राज्य में निर्मित किया गया। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, उत्तर प्रदेश वाला। अब ये प्रश्न क्यों आ सकता है, जैसे लिखा है कि नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसी जमाने में तो गांव ही हुआ करता था, अब तो एक औद्योगिक केंद्र बन गया। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। देखो चंडीगढ़ के अंदर एक जो अगर कहा जाए कि घरों से और उद्योगों से अन्य चीजों से निकलने वाले जो अवशेष होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, उनसे एक पार्क बनाया गया जिसका नाम है रॉक गार्डन। वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं समझाने के लिए कि प्रश्नकर्ता क्यों पूछ सकता है इसको, तो यहां पर अगर हम एक सिंपल टाइप करें, रॉक गार्डन चंडीगढ़, ये जो रॉक गार्डन है चंडीगढ़ का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इसको जो है वो नेक चंद ने बनाया था। ये कोई पूछेगा कि किसने बनाया, नेक चंद है।
इसके ऊपर कम से कम 50 एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आंसर कर दोगे, आप अपने स्तर पर भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ना जाने कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। ये लिखा, द रॉक गार्डन चंडीगढ़ इज स्कल्पचर गार्डन चंडीगढ़ इंडिया, इट इज ऑल्सो नोन एज नेकचंद रॉक गार्डन, इज द फाउंडर नेकचंद, ए गवर्नमेंट ऑफिशियली, ठीक है, स्टार्टेड द गार्डन जो है वो सिक्योरिटी टाइम 1957, टुडे इज द स्पेंट डेज डेज डेज। यहाँ पर तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास की हैं उनसे ये जो निर्मित किया गया। और ये एग्जाम वालों के लिए बड़ा जो अगर कहा जाए चर्चित क्वेश्चन रहा। ना जाने कितने एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को समय समय पर पूछा गया। तो हो सकता है कि अब आने वाले समय में आपको 1 साल 2 साल 4 साल तक वेस्ट टू वंडर पार्क, क्योंकि यहाँ पर भी यही तो हो रहा है। वेस्ट टू वंडर पार्क का क्या मतलब है कि हमारे आसपास जो चीजें हैं, प्लास्टिक का वेस्ट है, लकड़ी जो है वो स्क्रैप है, लोहे का वेस्ट है, उनसे इसको तैयार किया जा रहा है। तो जैसे उस लाइन में लिखा है कि इसमें 500 टन लोहे के स्क्रैप प्लास्टिक वेट से बनाए गए 800 से ज्यादा जानवर पक्षी डायनासोर के मॉडल लगाए गए हैं। पार्क को 4D कंसेप्ट पर डिजाइन किया गया है। इसके पहले फेज में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो अब हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बट हाँ, ये प्रश्न अपने लिए आ सकता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा है जुपिटर सुपिटर सुपर कंप्यूटर। देखो, इस तरह के क्वेश्चन बहुत रोल प्ले करते हैं। वो ये प्रश्नकर्ता पूछता है कि जुपिटर क्या है। यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा जुपिटर क्या है, तो प्रश्न समझ में आना चाहिए। रोबोट है, एआई मॉडल है, ठीक है, चैटबॉट है, क्या है वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर जर्मनी, अब ये प्रश्न को देखें। जैसे यूरोप का सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर जुपिटर जर्मनी में लॉन्च, तो लिखा है जर्मनी में यूरोप का अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया गया। ये सिस्टम इतना तेज है कि हर सेकंड में एक के बाद 18 यानी 10 टू द पावर 18, ध्यान रखें, एक के बाद 18 का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 18 तक गणनाएं कर सकता है। इससे यूरोप पहली बार जो है वो कंप्यूटिंग के लेवल पर पहुंच गया। जुपिटर को सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में लगाया गया। बाकी कहाँ लगाया गया, क्या लगाया गया, मुझे नहीं लगता कि कुछ है। लेकिन आप सोचिए, एक सुपर कंप्यूटर को बनाने में 5,168 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए। बड़ा अमाउंट होता है 5,000 करोड़ का कंप्यूटर बनाना। और ये बर्लिन में है और अपने आप में, और कैलकुलेशन आप समझिए 10 टू द पावर 18 जो अगर कहा आ जाए कैलकुलेशन, ये अपने आप में कर सकता है। ऐसा नहीं है, और भी इससे ज्यादा एडवांस कंप्यूटर भी हैं। अगला क्वेश्चन कॉपी में लिख ही लीजिएगा कि आपको आएगा, हाल ही में चर्चा में रही मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक की रचयिता कौन है। बिल्कुल अरुंधति राय के ऊपर क्वेश्चन आएगा। जब अरुंधति रॉय ने अपनी पहली चर्चित किताब लिखी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और उसी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको बुकर अवार्ड मिल गया, ठीक है। तो उस समय से अरुंधति रॉय चर्चा में है। हालांकि कई बार वो अपने बयानों के कारण भी, कुछ विवादित बयानों के कारण भी चर्चा में रहती हैं, लेकिन वो न्यूज में तो जो है वो रहती है। तो इस तरह से आपको, ये आपको दिख रहा होगा कि इनकी किताबों के बारे में अगर हम एक कॉमन वे में समझने की कोशिश करें तो कुछ किताबें इनके हमको पता होना चाहिए। जैसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी की क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो अभी जो है वो अगर कहा जाए कि मदर मैरी कम्स टू मी, ये जो अगर कहा जाए मेरे मरियम माता मेरे पास आती हैं, ये अभी हमारे लिए हिंदी में नहीं याद रखना है, इंग्लिश में याद रखना है। वो एक बुक उनकी है। दूसरा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है वो उनकी बुक है। तीसरा, द मिनिस्ट्रीज ऑफ जो है वो एटमोस्ट हैप्पीनेस, बुक उनके द्वारा लिखी गई, जो स्क्रीन पे आपको यहाँ पर दिख रही होगी, नीचे अभी चलती है उसमें दिख जाएगी, एक कर्सर के कारण शायद आपको नहीं दिख रही हो। तो ये किताबें सब अरुंधति रॉय ने लिखी। और मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी बनते हैं यहाँ पर। तो उस नजरिए से आप पढ़ लें तो वेल गुड है, अच्छा है, आपको जो है वो याद रखना ही चाहिए। इसमें से कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में आ सकता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी वन लाइन का है यहाँ पर, कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे किड ऑफ द ईयर चुना है। तो तेजस्वी मनोज, हमारे भारत से सीधे सरोकार नहीं है, नाम लग रहा है। तो किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन द्वारा बच्चों को दिया जाने वाला एक सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2020 में हुई। 2020 में गीतांजलि राव को इस सम्मान से नवाजा गया था। वो हमारे लिए काम का नहीं है। उन्होंने इस तरह से ये लिखा कि टाइम्स की 2025 की किड ऑफ द ईयर बनी 16 साल की तेजस्वी मनोज। उन्होंने बुजुर्गों को ऑनलाइन ठगी से बचाने के लिए सील्ड सीनियर नाम से जो अगर कहा जाए कि एक पूरा के पूरा प्रोग्राम यानी वेबसाइट डेवलप की। उस पर उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई कि कैसे जो है वो आप किसी साइबर फ्रॉड से बच सकते हो। उसके उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ये आप याद रखिएगा, बाकी हमको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं।
हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह, मरणोपरांत मिला है, लेकिन जो अगर कहा जाए मनमोहन सिंह जी को ही मिला है। अब ये है क्या, ये समझ लीजिए। देखिए, जब 1991 में भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान संतुलन घाटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को देसी भाषा में अगर हम एक लाइन में समझें तो हमारा एक्सपोर्ट तो ना के बराबर हो गया और इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। तो इससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस यानी भुगतान संतुलन की चुनौती पे आ गए। यदि कोई देश का निर्यात बहुत कम हो, आयात बहुत ज्यादा हो, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चला जाता है। निर्यात ज्यादा हो, आयात कम हो, इंपोर्ट कम करे, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला जाता है। ठीक है, और वो निर्यात आयात करता ही ना हो तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ही रहेगा, लेकिन वो क्लोज्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन में आएगा। उसका जीडीपी जीएनपी एक बराबर होंगे। जिन भी देशों की क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उनका जीडीपी और जीएनपी अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि वो आयात निर्यात ही नहीं कर रहे। तो उस समय फिर हमको उस लाइसेंस राज के खिलाफ, भारत में कई सारी प्रैक्टिसेस थी लाइसेंस राज की, जिसके कारण विदेशी कंपनियां आती नहीं थी। 1991 में जब हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, एलपीजी मॉडल अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल, और उसके बाद जब 1991 में देश में नई सत्ता आई, डॉक्टर जो अगर कहा जाए पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, तब फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को याद किया गया। देखो, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, काम उन्होंने किया, लेकिन पहचान आपको पीवी नरसिम्हा राव से ही मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि एग्जैक्टली जैसे कहते हैं ना कि मेन देश के आइडेंटिटी कौन थे, नरसिम्हा राव थे उस समय। तब जो है वो भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म की, और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म की डगर पर आज दौड़ते हुए हम 2047 तक विकसित राष्ट्र की कल्पना की ओर दौड़ लगा रहे हैं कि हम बन जाएंगे। तो इस तरह से देश के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मरणोपरांत आर्थिक योगदान के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पूर्ववर्ती योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष मोंटेक सिंह द्वारा प्रदान किया गया, बाकी हमारे लिए कोई काम का है नहीं। निम्नलिखित, ये वन लाइन का, ये मेरे काम का नहीं, ये आपको खुद ही कॉपी में लिख लेना चाहिए, किसी भी गाइड में आपको लिखा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल, देखो ये इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है। जब हम टेनिस के अंदर ग्रैंड स्लैम्स की बात करते हैं तो चार ही होते हैं, है ना। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू होता है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिम्बलडन और यूएस ओपन, ये क्रम है। पहला ऑस्ट्रेलिया से शुरू होगा, जैसे वर्ल्ड मैप पे लेकर बैठ जाओ, और आखिरी में यूएस ओपन होगा। तो अगर मान के चलो आप कोई एग्जाम दे रहे हो जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने तक, तो यूएस ओपन के यही आंकड़े काम आएंगे। लेकिन हो सकता है कि आपका मार्च में अगर पीएससी हो जाए या फरवरी में पीएससी हो जाए, तो उस समय तक ऑस्ट्रेलियन ओपन के नए आंकड़े आ जाएंगे, तो वो क्लैश होंगे। तो ये वाले तो आप ये मान के चलिए मोटा मोटा आज से एक साल के बीच में, यानी सितंबर 2026 तक जो भी आप एग्जाम देने वाले हो, उन एग्जाम तक ये आंकड़े आपके बने रहेंगे। तो उस नजरिए से निम्नलिखित में से किसी यूएस ओपन टेनिस का जो अगर कहा जाए, तो ये आप अपने स्तर पर जो है वो तैयार कर सकते हैं कि अल्करोज ने 9 फाइनल खेले, सातवें सात जीते। तो यहाँ पर ये हो गया। इसी का जो है वो एक और लिया है कि यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का विजेता कौन है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि सेवालेंका ने इस सीजन में पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है, ये उनके कैरियर का 21वां टाइटल है। इस तरह से ये वाले क्वेश्चन आपको करना चाहिए, यूएस ओपन वगैरह के। मतलब ये आप अभी मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी कॉपी के अंदर इनको लिख के रख लें तो आपको काफी जो है वो हेल्प होगी। फिर ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि एआई आप लोगों के सभी के एग्जाम के सिलेबस के अंदर है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ब्रेन आधारित एआई मॉडल स्पा, ठीक है, इकिंग ब्रेन 1.0 पेश किया है? आंसर है चाइना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चीन पहला ब्रेन जैसा एआई सिस्टम पारंपरिक मॉडल से 100 गुना तेज। चीन की राजधानी बीजिंग में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रिसर्च ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पेश किया है। इसका नाम जो है वो स्पाइकिंग ब्रेन, जो अगर कहा जाए वो स्पा को स्पाइकिंग कर लेना, स्पाइकिंग ब्रेन 1.0 है। ये दुनिया का पहला ब्रेन जैसा एआई मॉडल है। ये मॉडल पारंपरिक एआई सिस्टम से 100 गुना तेज है। इसमें हमको ज्यादा जो है वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन जो है वो आपको याद नहीं रखना है। फिर जो है वो अगर कहा जाए फिर अगला आता है कि हाल ही में चर्चा में रहे डेवॉल्ड ब्रेविस का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। मैं कई बार
पहले भी बोल चुका हूँ एक बार, जो रूट का मैंने बोला था तो मेरे मुंह से शायद गलती से कुछ कंट्री का नाम अलग निकल गया, तो किसी बच्चे ने लिखा भी था कि सर ये जो है वो वहां से नहीं। तो घरेलू क्रिकेट में खुद को पहचान पाए, इससे पूर्व खिलाड़ियों को दिए। इसमें एक्चुअली क्या है कि इनको जैसे लिखा ना कि डेवॉल्ड ब्रेविस साउथ अफ्रीका के T20 लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई विस्फोटक के कारण दुनिया भर में चर्चा में आ गए, और T20 में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। तो वन लाइन में अगर आपको याद रखना, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो उस नजरिए से वन लाइन के हिसाब से आप तैयार करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी क्वेश्चंस का वेटेज नहीं। तो कुछ क्वेश्चन जैसे अभी हमने जो रीड करे उनमें कुछ क्वेश्चंस हमारे वन लाइन के, लेकिन कुछ क्वेश्चन हिस्टोरिक है। जैसे नेपाल वाला, नेपाल वाले में कि भाई किसने क्रांति करी, तो वो इस क्लास में सबको मालूम है कि वो जैन जेड क्रांति है, जनरेशन जेड की जो अगर कहा जाए क्रांति आपको जो है वो दिख रही है। बट कितने ने, मैंने कहा ना कि कितनों ने पढ़ा कि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर के क्या इश्यूज हैं। कितनों ने पढ़ा कि कब से जो अगर कहा जाए हम जो है वो ट्रिटी किए हुए हैं पीस और फ्रेंडशिप के लिए, जैसे लिखा है ना कि ये हमने 1950 से की है। कितनों ने पढ़ा कि एंग्लो नेपाल वॉर कब हुआ। कितनों ने पढ़ा कि ट्रिटी ऑफ सिंगोली जो अगर कहा जाए का संबंध किस वर्ष हुई थी ट्रिटी ऑफ सिंगोली, ऐसे यहाँ पर। तो टेक्निकली इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो करंट में तो नहीं आते, सब्जेक्ट में ऐसे आते हैं कि आपको लगता है कि ये कैसे पूछ लिया। जैसे आज आप सोचो कि आपके पास कोई भी गाइड है इस समय, कोई भी गाइड, जितने बैठे हुए हैं सबको मैं खुला तो जो अगर कहा जाए मंच दे रहा हूं कि लिख दे कि मेरी गाइड में लिखा है। कोई भी गाइड में क्या लिखा है, मोरवन डैम छलका, नीचे देखो तखतमल जैन बांध मोरवन छलका पहली बार 200 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिला। खबर छपी है नीमच से। एक्चुअल मध्य प्रदेश में ना जाने कितने डैम है। जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो बुक के अंदर हमको लिमिटेड है ना, कि उसमें बरगी मिल जाएगा, उसके अंदर जो राजघाट परियोजना मिल जाएगी, उसमें गांधी सागर परियोजना मिल जाएगी, उसमें इंदिरा सागर परियोजना मिल जाएगी, ठीक है, उसमें चोरल परियोजना मिल जाएगी। कुछ परियोजनाएं जो न्यूज में है वो मिल जाएंगी, लेकिन कुछ परियोजनाएं उसमें नहीं मिलती। तो कम से कम एक आदत बनाइए। अब ये सीजन तो चले ही गया, लेकिन अगर आपने अभी भी 10-15 दिन और अच्छे से, क्योंकि कई जगह के डैम के गेट अभी खोले गए, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पीएससी ये पूछ ले कि मोरवन डैम अगर कहा जाए मध्य प्रदेश के किस जिले में, अब दिमाग का दही हो गया, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। या तखतमल जैन, अब आपको मालूम है कि जब आप मध्य प्रदेश के, हाँ, कोई भी गाइड आप जब पढ़ोगे, तो जब मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास को पढ़ोगे और शुरुआती चीफ मिनिस्टर वाली लिस्ट को पढ़ोगे, जब राज्य 1956 में जब हम बने, उसके पहले के मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ोगे तो तख्तमल जैन का नाम उसमें मिलेगा, तख्तमल जैन का नाम मिलेगा। तो तख्तमल जैन बांध मोरवन डैम पहली बार। तो अगर ये डैम मतलब नीमच में है, हाँ, नीमच का कोई बच्चा होगा उसको जरूर पता होगा, लेकिन बाकी जिलों के बच्चों को नहीं पता होगा ना। मोरवन डैम नीमच, ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैंने प्रश्न क्यों लिया, जैसे लिखा ना कि मोरवन डैम झलका, मोरवन डैम जावद अगर कहा जाए, मोरवन मध्य प्रदेश की नीमच से 24 किलोमीटर में जावद तहसील के पास स्थित है। रात भर में टच है यहाँ पर। इस तरह के, यहाँ पर आपको किसी कोचिंग या किसी किताब का कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये लिखा है कि नीमच जिले के मोरवन डैम से वेस्ट वेयर अब जो है वो सक्रिय हो गई। मोरवन डैम में लगातार जो अगर कहा जाए गिर रहा है जल स्तर। इस तरह के जो प्रश्न अगर आ जाते हैं, अब आप कहोगे कि यार ये जो अगर कहा जाए क्वेश्चन कहाँ से गया एग्जाम के बाद, अगर हम कहें ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो अच्छा है कि न्यूज़पेपर को पढ़ने में थोड़ा सा सुधार करें। अगर हम न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ पाए, तो यहाँ पर अब जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे ये वाला था, क्या बताया कि राधा कृष्णन बने 15वें उपराष्ट्रपति, ये तो हो गया। 14 विपक्षी सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग। अब अपने को समझ पड़ गया कि क्रॉस वोटिंग क्यों की, क्योंकि वहां पर कोई व्हिप जारी नहीं हो सकता, इसलिए की। तीसरा हमको समझ क्या पड़ा कि इसमें 15 अवैध रहे। अवैध क्यों रहे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल वोटिंग मेथड, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली हमने इस्तेमाल करी इसमें। तो उसमें क्या है कि आपको प्रायोरिटी पे, जैसे आपको दो कैंडिडेट खड़े हुए, तो दो कैंडिडेट में आप किसको पहले नंबर पे रखोगे, किसको दूसरे नंबर पे रखोगे। यहाँ पर जैसे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को आप पहले पे रख रहे हो या दूसरे पे रख रहे हो। किसी ने पता चले कि एक ही को, ऊपर वाले को जो है वो नंबरिंग करी हो, नीचे को नहीं करी, तो इस तरह से 15 जो है वो अवैध, यानी ये बोगस वोट में चले गए। इस तरह से कहानी जो है वो आ जाए।
और जो है वो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इससे आप कम से कम चीजों के नजरिए तक जा पाते हो कि क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनका क्या रोल है। बाकी जो है यहाँ पर, जैसे बुजुर्गों के साइबर ठगी से बचाने के लिए अब आपको हो सकता है कि शील्ड सीनियर्स नाम की वेबसाइट किसके द्वारा विकसित की गई, ये क्वेश्चन पूछ ले। क्योंकि भाई इतने बड़े मैगजीन के फ्रंट पेज पे आना बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है कि वो आपसे तेजस्वी मनोज के नाम ना पूछ के इसको इनडायरेक्टली पूछ ले, शील्ड सीनियर्स नाम की वेबसाइट जो है वो किसके द्वारा जो है वो विकसित की गई, ये प्रश्न जो है वो आपको आ सकते हैं। फिर बाकी पीएम मित्र वाला, अब जैसे ये वाला है ना, खुदकुशी करने वाले में 51%, ये जो आंकड़े हैं, हम तो कहते हैं कि ईश्वर ना करे कि कोई अवसाद में जाए। लेकिन जब आप कोई एमपीपीएससी मेंस का एग्जाम दे रहा है तो मेंस के सिलेबस के अंदर ये टॉपिक हैं, आपको मालूम होगा। वहां पर ये आंकड़े आपको हेल्प कर सकते हैं अपने टॉपिक को परफेक्ट बनाने के लिए। तो अगर आप इस तरह का कोई एग्जाम लिखते हैं तो उसमें भी जो है वो आपको जो है वो एग्जाम में चीजें जो है वो हेल्प करती हैं। तो इस तरह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूज़पेपर को पढ़ने की थोड़ी सी बस अपनी आदत को और सुधारिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ बना हुआ हूँ। पर न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत आप सुधारेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जो है वो हेल्प मिलेगी। धन्यवाद। और खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले वीक से आपको कुछ बढ़िया सी चीज़ें देंगे। जिससे सबसे पहला वीडियो आपको मिलेगा सोमवार या मंगलवार को, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजना है गागर में सागर। लगभग 20 से 25 योजनाएं पढ़ाऊंगा वुमेन एम्पावरमेंट की, एमसीक्यू फॉर्म में, आपको मजा आ जाएगा। मतलब यूनिक है पूरी, और अच्छे से कंटेंट से समझाते हुए पढ़ाऊंगा कि रटना ना पड़े। और एमपी के कुछ ऐसे भी छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो अब शुरू कर रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि आपको जरूरत है अब। ठीक है, तो अब आपको जरूरत है तो मेरे को भी जरूरत है, हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो आगे बढ़े तो बेहतर होगा। इस तरह से बाकी अगर आप में से, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ कि कोई एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है या एमपी जीके का कोई कोर्स से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वो टेस्ट सीरीज भी ले सकता है। एमपीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी है, बिल्कुल यूनिक है, आपको मजा आएगा पढ़ के। आप जब पढ़ोगे तो एक मतलब फील वाली चीज जो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। टेस्ट सीरीज भी बहुत हेल्दी है जो है वो भी ले सकते हो। बाकी आप कोर्स पे जाके देख सकते हो, कंटेंट जो आपको कंफर्ट जोन में है वैसे आप कर सकते हो। बाकी तो इस मंच पे मैं आप लोगों के साथ, सबके साथ हूँ। बाकी मेरा ये मानना है कि फूड सेफ्टी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये अच्छा कोर्स है, हेल्दी कोर्स है, क्योंकि मैं इसको मतलब खुद ही पूरी तरीके से डेडिकेट होकर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। तो बहुत धन्यवाद आपको, और उम्मीद है कि ईश्वर आपको सफलता दे। खूब आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। धन्यवाद।